हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, हम क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री को एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ रहे हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में एक और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। दूसरा कथन है झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने की। तीसरा कथन है दीवान खास एक सार्वजनिक सभा भवन था। चौथा कथन है शब्बे बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और चार, या एक, दो, तीन और चार। फ्रेंड्स, यदि आप एलिमिनेशन मेथड इस क्वेश्चन में यूज़ करें तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत जो है वो शाहजहां ने नहीं, अकबर ने शुरू की थी। और यदि कथन दो गलत है तो जहाँ जहाँ दो है उसको आप हटा दीजिए और आपका आंसर केवल एक और चार, यानी कथन एक और कथन चार बिल्कुल सही है और कथन दो और कथन तीन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत था जो जहांगीर के दरबार में आया। तो कथन एक सही है। झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत अकबर ने की। कथन दो गलत है। दीवाने खास में निजी सभाएं होती थी तथा गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, जबकि दीवाने आम एक सार्वजनिक सभा भवन था। तो कथन तीन भी गलत है। शब बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि से है, अतः कथन चार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मोहम्मद काजिम, जहांगीर या अब्दुल कादिर बदायूनी। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मोहम्मद काजिम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन आलमगीर नामा के नाम से किया गया है। आलमगीर नामा मुगल काल की ऐतिहासिक कृतियों में से एक है। मुगल कालीन शासन व्यवस्था से संबंधित इस कृति से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। काजिम शिराजी की आलमगीर नामा तथा इनायत खां की शाहजहां नामा में बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को बताया गया है। इन कृतियों में कीमतें बढ़ने, खेती की हालत बिगड़ने आदि का उल्लेख है। काजिम शिराजी बादशाह औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। दूसरा कथन है अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स एक और दो, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल दरबार और जेसुइट अर्थात सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सर्वप्रथम औरंगजेब ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। दूसरा कथन है पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में पहुंचा था। तीसरा कथन है पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता पारदे रुडोल्फ एक्वाविना था। चौथा कथन है जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, दो, तीन, केवल एक, दो, चार, केवल एक, तीन, चार, या केवल दो, तीन और चार। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स केवल दो, तीन और चार, अर्थात पहला कथन गलत है और अन्य तीनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। सर्वप्रथम अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था।
अर्थात कथन एक गलत है, औरंगजेब ने नहीं भेजा था, अकबर ने भेजा था। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां 2 वर्ष रहा, अतः कथन 2 सही है। लाहौर के दरबार में 2 शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। पहले जेसुइट शिष्टमंडल के नेता का नाम पारदे रुडोल्फ एक्वाविना था, अर्थात कथन 3 भी सही है। जेसुइट विवरणों से मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि होती है, अतः कथन 4 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जेसुइट अर्थात सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। दूसरा कथन है पुर्तगाली राजा जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स एक और दो दोनों। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरणों से हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। पुर्तगाली राजा भी जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। दूसरा कथन है कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। तीसरा कथन है अपने शासनकाल में अकबर ने भी इस पर अधिकार स्थापित किया। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स एक, दो और तीन, अर्थात तीनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल तथा कंधार पर नियंत्रण के द्वारा हिंदू कुश की ओर से आ सकने वाले संभावित सभी खतरों से बचा जा सके। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। 1595 में अकबर ने भी कंधार पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्र प्रांतों में तथा प्रांत सरकारों में विभाजित थे। दूसरा कथन है कानून को राजस्व संग्रह का प्रभारी था। तीसरा कथन है चौधरी राजस्व आलेख रखता था। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन, तीनों। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दो और तीन, अर्थात कथन दो और तीन गलत हैं और मात्र कथन एक सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुगल काल में केंद्र प्रांतों में अर्थात सूबों में तथा प्रांत सरकारों में एवं सरकारें परगनों में बटी हुई थी, अतः कथन एक सही है। परगना उप जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारियों, कानूनगो अर्थात राजस्व आलेख रखने वाला, चौधरी राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी, अतः कथन 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था। आपके ऑप्शन है वित्त विभाग, गुप्तचरी विभाग, डाक विभाग या सैन्य विभाग। बेहद आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और इसका आंसर होगा डाक विभाग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल काल में हरकारों का संबंध डाक विभाग से था। इन्हें कसीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल रात दिन दौड़ते रहते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य ऐसे ही तीव्र सूचना तंत्रों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पद दिया हुआ है, सूची 2 में अर्थ दिया हुआ है, और आपको इसको सुमेलित करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 1 2, डी 4 1 2 3। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 2 1 3 4, अर्थात बी इसका सही आंसर है। और हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या।
जात का अर्थ होता है शाही पदानुक्रम में मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक। सवार का अर्थ होता है यह सूचित करता है कि शासक मनसबदारों से कितने घुड़सवारों को रखने संबंधी अपेक्षा करता है। दीवाने आला का मतलब होता है वित्त मंत्री और मददे माश का मतलब होता है अनुदान मंत्री। उल्लेखनीय है कि मीर बख्शी उच्चतम वेतनदाता था। दीवाने आला के अतिरिक्त केंद्र में एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री सद्र उस सुदूर था। वाकिया नवीस दरबारी लेखक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बाबर मातृ पक्ष से चंगेज खां का वंशज था। दूसरा कथन है अकबर हिंदू कुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा। तीसरा कथन है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन, तीनों। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा एक, दो और तीन, तीनों ही कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ। मुगलों ने स्वयं को तैमूरी कहा क्योंकि वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। उल्लेखनीय है कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का नायक मोगली का नाम भी मुगल शब्द से प्रेरित है। अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और ईरान के सफाविद व तुरान के उज्बेकों की विस्तारवादी योजना पर नियंत्रण बनाए रखा। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके सामने यहाँ अभिवादन का तरीका और उसका अर्थ दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या केवल तीन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा केवल एक और तीन, अर्थात जो दूसरा है वो गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक तरीका था जिसमें हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। तो युग्म एक बिल्कुल सही है। चार तस्लीम, इसमें दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू करते थे, तलहटी ऊपर की ओर होती थी। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता था तथा तलहटी को सिर के ऊपर रखता था। ऐसी तस्लीम 4 बार होती थी। सिजदा, आत्मनिवेदन का एक उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में सिजदा जैसे तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम या जमी बोसी जमीन चूमने के तरीके अपनाए गए। तो अतः युग्म 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में करवाया। दूसरा कथन है बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। तीसरा कथन है अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। तो इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, या एक, दो और तीन, तीनों। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स केवल 2 और 3, अर्थात कथन एक गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर द्वारा सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में कराया गया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की तथा 13 वर्षों तक इस सीमा पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके सामने यहाँ अकबर द्वारा लिए गए निर्णय दिए हुए हैं और उससे संबंधित तिथियां दी हुई हैं कि कब यह निर्णय लिए गए थे, और आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों ही सही सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में की गई थी। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया था। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोहरावर्दी दर्शन और अबुल फजल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सोहरावर्दी दर्शन प्लेटो की रिपब्लिक से प्रेरित है।
दूसरा कथन है अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था। तीसरा कथन है अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना है। आपको बताना है फ्रेंड्स, इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक, दो और तीन, तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा एक, दो और तीन, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। सोहरावर्दी दर्शन प्लेटो की रिपब्लिक से प्रेरित है, जहां ईश्वर को सूर्य के रूप में निरूपित किया गया है। सोहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। शेख मुबारक तथा उनके पुत्रों फैजी और अबुल फजल ने इसका अध्ययन किया था। अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, इसलिए उसने ईश्वर या फरे इजादी से निसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना है। इस नीति में सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु साथ ही एक शर्त यह भी थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। दूसरा कथन है विलियम जेम्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स केवल एक, अर्थात दूसरा कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा बादशाहनामा लिखी गई। शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने उसमें सुधार किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। उसने कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन तथा अनुवाद किया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही हेनरी वेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, अतः कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स, सूची 1 में आपके सामने यहाँ पुस्तक दिया हुआ है और सूची 2 में लेखक दिया हुआ है। आपसे सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक को किस लेखक द्वारा लिखा गया है। और फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 4 3 1 2, या डी 4 1 2 3। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 4 3 2 1। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। बादशाहनामा को अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। चार चमन को चंद्रभान द्वारा लिखा गया था। मुंतखाब उत तवारीख को अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मुगल दरबार की भाषा अरबी थी। दूसरा कथन है नस्तलिक लेखन की एक शैली थी। तीसरा कथन है चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद का संबंध ईरान से था। चौथा कथन है बिहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 3 और 4, या 1 2 3 और 4। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 2 3 और 4, अर्थात कथन 1 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, ना कि अरबी, जबकि उनकी मातृभाषा तुर्की थी। अकबर ने संभवतः यह भाषा ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों को बनाए रखने के लिए चुनी। फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकलकर आई। नस्तलिक लेखन की एक शैली थी। यह एक सरल शैली थी जिसे लंबे, सपाट, प्रवाही ढंग से लिखा जाता था, तो कथन 2 सही है। चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद का संबंध ईरान से था। इन चित्रकारों को हुमायूं अपने साथ दिल्ली लाया। बिहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था, अतः कथन 4 सही है। बिहजाद जैसे चित्रकारों ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। तो फ्रेंड्स,
आज के वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ जानने समझने और सीखने को मिला होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ आप शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए।